अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग है, कब से सोच रही हूँ, बस कुछ चक्कर ऐसे हो गए कि नहीं कर सकी। कॉलेजेस ओपन हो गए थे, जाना था, ऑल डैट बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। आज हम स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेन की डेवलपमेंट पे जाएंगे। ब्रेन में हमें पता है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, थ्री इसके रीजन्स होते हैं। जिस फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफ्लॉन और हाइड ब्रेन को हम रोमेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। इनकी डेवलपमेंट हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देती चलूँ, ये ना मैं आपको कुछ बताऊँ और आपके ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रही है। सो थोड़ा रिलेट करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था। ये एक लेट्स सपोज एग है, यहाँ पे स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है, पहले 2 सा स्टेज पे, फिर 4 सा स्टेज, 16 सा स्टेज। जब 16 सा स्टेज पे होता है फिर तब इसको हम क्या कहते हैं, मोरूला, ओके। देन जब 18 सा स्टेज पे होता है ना ये जाइगोट, फिर इसके जो सेल्स हैं ये 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, कैसे, इनर सेल मैस एंड आउटर सेल मैस, ठीक है। यहाँ पे इनर सेल मैस होता है और यहाँ पे ये सारे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर कंस्टिट्यूटिंग दी आउटर सेल मैस। अब जो आउटर सेल मैस है ये साइटोट्रोफोप्लास्ट एंड सिंचियोट्रोफोप्लास्ट बनाता है, उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन जो हमारे पास इनर सेल मैस है ना, इसके सेल्स भी हमारे पास 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। कौन कौन सी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। उसके बाद हमारे पास एक्टोडर्म बन जाता है और एंडोडर्म बन जाता है, ठीक है। और फर्दर डेवलपमेंट से हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक लेयर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म, ठीक है। अभी 3 लेयर्स आ गई। और ये जो न्यूरल प्लेट है ये किस टाइम पे बनती है, इन द 3rd वीक, ठीक है। न्यूरल प्लेट बन जाती है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे सामने। ये कब होता है, इन द 3rd वीक। ये एक न्यूरल प्लेट बन गई। और यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली इन दी सर्वाइकल रीजन, अब मैंने आपको बताया कि एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है। इस डायग्राम से देखिए आपको समझ आएगी। ये डायग्राम, इसमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, ठीक है। और दरमियान में रेड कलर में हमारे पास मेसोडर्म पड़ी है और येलो कलर में हमारे पास एंडोडर्म पड़ी हुई है। और होता यह है कि दरमियान में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इस नोटोकॉर्ड के इंडक्टिव इन्फ्लुएंस में ये जो एक्टोडर्म है ना, ये जो ऊपर वाला सेल लेयर है, इसने हमारे पास पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना होता है। कैसे, ये नोटोकॉर्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है ना, ये पहले एज अ प्लेट ऐसे सीधी पड़ी हुई है, ये सीधी प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इस नोटोकॉर्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये इसकी साइड्स एलिवेट होना शुरू हो जाती हैं, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे चली गई, ठीक है। सो न्यूरल फोल्ड्स अपीयर होते हैं और इनके दरमियान में फिर जो डिप्रेस्ड एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव। और होता यह है कि पहले ये न्यूरल फोल्ड्स ऐसे एलिवेट कर गए, दरमियान में डिप्रेस्ड एरिया न्यूरल ग्रूव बन गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आपस में करीब आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं और ये एक ट्यूब बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, कुछ ऐसी हो जाती है। और ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं ना, ये उनसे सेपरेट हो जाती है, ये दोनों आपस में मिल गए और जो ऊपर वाली सेल लेयर है वो इससे अलग हो गई, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ये कैसे हो रहा है कि ये पहले फोल्ड अपीयर हुआ ना, ठीक है, फिर ये दोनों आपस में ऐसे करके मिल गए, सॉरी, पहले स्ट्रेट था, फिर ये एक फोल्ड ये अपीयर हो गया, एक फोल्ड ये अपीयर हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आए, ये इस तरह से मिल गए। और उसके बाद होता यह है कि ऊपर वाली लेयर एक ऐसे रह जाती है और नीचे वाली ये जो न्यूरल ट्यूब है ये सेपरेट हो जाती है। अब वो कह रहा है कि ये जो फ्यूजन है ना, ये कहाँ पे शुरू होती है, इन द सर्वाइकल रीजन, ठीक है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो फ्यूजन एक्चुअली सर्वाइकल रीजन में शुरू होती है यहाँ पे और फिर क्रेनियली एंड कॉर्डली प्रोसीड करती है। और एंड पे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द 23rd डे। और देखें यहाँ दरमियान से तो न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिल गए हैं और न्यूरल ट्यूब बन गया, लेकिन साइड पे जो है ना, ये ओपनिंग्स अभी खुली हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स, और ये कंटिन्यूस होती हैं विद जो इनके ऊपर एमनियोटिक कैविटी पड़ी है ना, उसके साथ ये कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। अब क्रेनियल न्यूरोपोर ने क्लोज होना होता है ऑन द 25th डे और कॉर्डल न्यूरोपोर 3 दिन बाद ऑन द 28th डे क्लोज होना होता है। लेकिन अगर ये क्लोज ना हो तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ तो एनेंसेफेली होगी, अगर कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो तो हमारे पास स्पाइना बिफिडा होगा। इनको हम अलग किसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम नॉर्मल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज ये पूरी न्यूरोपोर जो है क्लोज होगी, हमारे पास क्या होगा, जब ये भी क्लोज हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर, तो हमारे पास एक इस तरह की ट्यूब आ जाएगी, ठीक है। सीधी होगी, प्यारी सी, ऐसी नहीं होगी, ठीक। ये एक न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। अब हमने इस न्यूरल ट्यूब का जो क्रेनियल पोर्शन है ना, इसने हमारे पास बनाना है ब्रेन, और जो इसका कॉर्डल पोर्शन है उसने बनाना है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। अब ब्रेन की डेवलपमेंट में ऐसे होती है कि 3 स्वेलिंग्स बनती हैं एक्चुअली, जो हम बाद में पढ़ेंगे ब्रेन की डेवलपमेंट में। अभी हमने स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट पढ़नी है तो इसको लेके चलते हैं।
सो अभी तक हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई थी। ये थोड़ी प्यारी डायग्राम्स हैं, साफ़ सुथरी, तो इनमें से मैंने आपको दिखा देती हूँ। ये प्री कॉर्डर प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास पूरी न्यूरल ट्यूब है। अब ये वाली डायग्राम क्या है, एक्चुअली मैंने आपको बताया क्रेनियल पोर्शन में 3 स्वेलिंग्स डेवलप होती हैं और जो ब्रेन की डेवलपमेंट करती हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसने एक्चुअली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। अभी हम इसको लेके चलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अब ये जो न्यूरल ट्यूब है इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ, इस तरह से करके दूँ तो हमें कैसे नज़र आएगा, मैं वो डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। तो एक्चुअली ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा ना, ठीक। ये हमारे पास आ गया न्यूरल ट्यूब, और ज़ाहिर है न्यूरल ट्यूब के बाहर भी कुछ होगा, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसने इनको लाइन किया होगा। वो क्या बनाते हैं हमारे पास, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और दे आर एक्चुअली सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सेल्स। सूडो स्ट्रेटिफाइड किस तरह के होते हैं, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो सिंपल कलमनर सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब ये क्या हमारे पास न्यूरल ट्यूब का ल्यूमन पड़ा है, और जो इसकी वॉल है मैं उसको अगर ड्रा करूँ तो ये लेट्स सपोज ये इसकी वॉल पड़ी हुई है सारी, ठीक है। न्यूरल ट्यूब की वॉल है। अब अगर मैं इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन लूँ, एक्चुअली हमने वॉल को स्टडी करना है, ठीक है। मैं इस क्रॉस सेक्शन को स्टडी करूँ तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमारे पास लैंगमैन में डायग्राम दी हुई है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा हमारे। और इसमें क्या हो रहा है, इस साइड पे ल्यूमेन प्रेजेंट है, ठीक है। इस साइड पे ल्यूमेन प्रेजेंट है, ऑल अराउंड इसके वॉल प्रेजेंट है। हम इस वॉल को देख रहे हैं अभी। तो इसमें ल्यूमेन के बिल्कुल साथ जो लेयर प्रेजेंट होती है ना, ल्यूमेन के बिल्कुल साथ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर जोन। दरमियान में थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ मूव करें तो हमारे पास इंटरमीडिएट जोन आ जाता है, और उससे भी बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, मार्जिनल जोन। सो वेंट्रिकुलर जोन में क्या होता है, हमारे पास रिपीटेडली डिवाइडिंग एक्टिव सेल्स होते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और जैसे जैसे डिवाइड करते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, ये टुवर्ड्स दी आउटसाइड मूव करते हैं, ओके। सो इस डायग्राम में क्लियर है, दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और वेंट्रिकुलर जोन जो है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पड़े हुए हैं, और जैसे जैसे डिवाइड करते जाते हैं ये आउटसाइड मूव करते जाते हैं। अब ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है ना, इन्होंने वन बाय वन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, उनको हम तरतीब से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये हमारे पास एक्चुअली अगर न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके बिल्कुल साथ साथ जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज़ द वेंट्रिकुलर जोन। उसके बाद दरमियान वाले एरिया में हमारे पास इंटरमीडिएट जोन होगी, और ये हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल जोन। आपको ये समझ आ रही है ना कि मैं किस क्रॉस सेक्शन में पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि टीचर्स मुझे इतनी अच्छी अच्छी डायग्राम दिखा रहे होते हैं, और मुझे बस यही समझ नहीं आती कि ये किस व्यू से बना रहे हैं, किस व्यू से समझाना चाह रहे हैं, और बस वो फिर मुझे समझ ही नहीं आती। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो वॉल है हम इसको पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड मार्जिनल जोन। अब जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है ना, जो लाइन कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट हैं अराउंड द न्यूरल ट्यूब, ये वन बाय वन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, इनसे हमारे पास क्या बनता है, प्रिमिटिव न्यूरोब्लास्ट। सो प्रिमिटिव न्यूरोब्लास्ट या न्यूरोब्लास्ट प्रिमिटिव नर्व सेल, सबसे पहले इससे ये बनते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जोन्स बन जाते हैं, मार्जिनल जोन एंड मेंटल जोन, ठीक है। मतलब जोन्स बनेंगे इसके बाद, और जोन्स के बाद हमारे पास क्या बनेगा, प्लेट्स बनेंगी। प्लेट्स के बाद हमारे पास बनेगा, जैसे न्यूरोब्लास्ट बना था उसी तरह हमारे पास न्यूरो ग्लायल सेल्स बनेंगे, ठीक है। इनको हमने वन बाय वन सबको तरतीब से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ये न्यूरल ट्यूब है, और इसके अराउंड हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जब हमारे पास क्रेनियल एंड कॉर्डल न्यूरोपोल्स क्रॉस हो जाते हैं ना, फिर हमारे पास जब क्लियर कट हमारे पास ये एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। उसके बाद जो इसके अराउंड न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थे ना, ऑल अराउंड यहाँ पे ये पूरी वॉल जो इन्होंने बनाई हुई थी, वो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रिमिटिव न्यूरॉन सेल्स, प्रिमिटिव नर्व सेल्स या न्यूरोब्लास्ट, ठीक है। तो एक्चुअली वो न्यूरोब्लास्ट बनाते हैं, और जो न्यूरोब्लास्ट बनते जाते हैं वो आउटसाइड मूव करते जाते हैं। ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, इसके अराउंड ये वॉल प्रेजेंट है। तो होता यह है कि जो मैंने आपको बताया न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जिसकी वॉल को लाइन कर रहे होते हैं ना, वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और आउटवर्ड मूव करते जाते हैं, ठीक हो गया। और ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ये लेट्स सपोज यहाँ पे डिवाइड करें और ये आउटसाइड मूव करें। यहाँ पे सबसे पहले ये जोन्स बना दें, मैंने आपको बताया न्यूरो एपिथेलियल सेल्स बने, उसके बाद हमारे पास ये बना देंगे जोन्स डिफरेंट। सबसे पहले जो हमारे पास जो इनर जोन बनेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल जोन, और आउटसाइड जो होगा दैट इज़ द मार्जिनल जोन। फिर इसकी फर्दर इलोंगेशन होती है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो है हमारे पास न्यूरोब्लास्ट, वो फर्दर रैपिडली डिवाइड करते हैं, और फिर हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स बनाती हैं। कौन कौन सी, बेसल एंड एलर प्लेट्स। उनको कैसे हम डिनोट करेंगे, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स कंटिन्यूसली यहाँ से ग्रो करते जा रहे हैं, आउटवर्ड मूव करते जा रहे हैं, तो ये दो स्वेलिंग्स बना देता है इन दी पोस्टीरियर रीजन कुछ इस तरह की, और एंटीरियर रीजन में भी ये दो स्वेलिंग्स बना देता है ऐसे, ठीक। सो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एक्चुअली जो पहले राउंड में था ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारे पास दरमियान में हमारे पास न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और इसके अराउंड कुछ
इस तरह का ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये पीछे 2 एलो प्लेट्स पड़ी हुई हैं डोर्सली, और जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वेंट्रली, इन्हें हम कहते हैं बेसल प्लेट्स। अब इन प्लेट्स में क्या करना होता है, ये जो एलो प्लेट्स हैं ये हमारे पास डोर्सल सेंसरी रूट बनाती हैं, डोर्सली प्रेजेंट है डोर्सल, और ये हमें याद रखना है कि सेंसरी रूट बनाती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बेसल प्लेट्स हैं जो कि वेंट्रली या इंटीरियरली प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास वेंट्रल मोटर रूट बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन था ना न्यूरल ट्यूब का, एक्चुअली होता ये है कि इसको न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ने लाइन किया हुआ है, और वो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से इलांगेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक, ये सारा। और ये जो साइड पे बाउंड्रीज की प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं सर्कस लिमिटेंस, जो कि बेसल एंड एलो प्लेट्स ऑफ वन साइड को बेसल एंड एलो प्लेट्स ऑफ अदर साइड से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द रूफ प्लेट, और यहाँ पे ये हमारे पास मिल रहा है फ्लोर प्लेट। अब ये जो रूफ एंड फ्लोर प्लेट है ना, यहाँ पे न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्चुअली ये एज अ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, ठीक है। यहाँ के नर्व फाइबर्स यहाँ पास कर सकते हैं, यहाँ के नर्व फाइबर्स यहाँ पास कर सकते हैं। ये हो गया रूफ एंड फ्लोर प्लेट्स। उसके बाद हमें क्या देखना है, ठीक है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डिवाइड किए थे, हमने बताया रैपिडली ग्रोइंग सेल्स से, जिसकी वजह से हमारे पास एलर एंड बेजल प्लेट्स बन गई। उसके अलावा हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स कुछ साइड पे भी ग्रो करते हैं साइड वाइज, जो कि फिर लेटरल हॉर्न बना देते हैं, ठीक है। और ये साइड वाइज ग्रोथ सिर्फ T1 से T12 और L2 L3 के लेवल पे होती है, ठीक है। और फिर वो उसने फर्दर आगे लिम्स बनाने होते हैं ना, ठीक, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि जो मैंने आपको बताया था मेंटल जोन होता है ना, मेंटल जोन, ये न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब से मैंने आपको बताया था बाहर सबसे पहले मेंटल जोन बनता है, उसके बाद हमारे पास मार्जिनल जोन बनता है। तो ये जो मेंटल जोन है ना, इसमें एक्चुअली नर्व सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूरो एपिथेलियल सेल से बनी थी, और ये सेल बॉडीज़ हमारे पास यहाँ पे ग्रे मैटर बनाती हैं। और ग्रे मैटर के आउटसाइड जो ये सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है ना, इनमें से प्रोसेसेस भी तो निकलेंगे एक्सॉन्स, जो कि फिर आउट साइड मूव करते हैं, ठीक है। सेल प्रोसेसेस जब आउटर लेयर में मूव करते हैं तो ये मेंटल जोन से बाहर निकल के मार्जिनल जोन में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये वाइट मैटर बनाते हैं। वाइट मैटर एक्चुअली ये जो एक्सॉन्स आ रहे हैं ना, इनके ऊपर कवरिंग हो जाती है, माइलिनेशन जब हो जाती है तो फिर वो वाइटिश अपीयरेंस ले लेते हैं, और फिर उन्हें हम वाइट मैटर कहते हैं। नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, तो इसमें वो बस ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनका एक प्रोसेस निकल रहा होता है टुवर्ड्स द ल्यूमन, जिसे हम ट्रांसिएंट डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये आउटवर्ड मूव करते जाते हैं तो होता यह है कि ये अपने प्रोसेसेस पहले लूज कर देते हैं, बिल्कुल एक सिंपल एपोलर न्यूरोब्लास्ट बनता है हमारे पास, फर्दर डेवलपमेंट होती है हमारे पास, तो उसके बाद दो पोल्स निकल आते हैं, ठीक है, जिसे हम बाइपोलर न्यूरोब्लास्ट भी कहते हैं। लेकिन फर्दर डेवलपमेंट के साथ हमारे पास एक साइड पे वेरियस प्रोसेसेस बन जाते हैं जो कि डेंड्राइट्स बना देते हैं, और एक साइड पे सिंपल एक प्रोसेस निकलता है जो कि एक्सॉन बनाता है, ओके। सो जब इस स्टेज पे आ जाता है ना न्यूरॉन, इसे हम मेच्योर कहते हैं, और फिर इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। यहाँ तक हमारे पास न्यूरोब्लास्ट की डेवलपमेंट हुई। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या बनेगा, हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होंगे, उससे हमारे पास न्यूरोब्लास्ट या प्रिमिटिव नर्व सेल्स बनेंगे, वो बन गए, ठीक है। अब ये नर्व सेल्स जो है, इनकी सेल बॉडीज़ मेंटल लेयर में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ग्रे मैटर बनाती हैं। इनके जो प्रोसेसेस हैं या एक्सॉन्स हैं वो हमारे पास मार्जिनल लेयर में जाके वाइट मैटर बना देते हैं, ठीक है। और उससे हमारे पास मेंटल एंड मार्जिनल जोन्स बन गए। मेंटल एंड मार्जिन जोन्स बनने के बाद हमारे पास फर्दर ग्रोथ होती है। ये सेल्स फर्दर जब एक्यूमुलेट करेंगे जाके उन लेयर्स में, तो हमारे पास प्लेट्स बन जाएंगी। जोन्स के बाद प्लेट्स आ गई, ठीक है, बेसल एंड एलार प्लेट्स। ये एलार है, ये बेसल है, ठीक है। एलार एंड बेसल प्लेट्स बन जाएंगी। अब जब प्लेट्स भी बन गई हैं ना, उसके बाद क्या होगा कि ठीक है, न्यूरोब्लास्ट बन गए, प्लेट्स बन गई। अब वो जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स बने हैं उनको खुराक भी तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। अब उनकी खुराक बनेगी, न्यूरोब्लास्ट बन गए, फर्दर न्यूरोब्लास्ट नहीं बन रहे, तो अब न्यूरोग्लायल सेल्स बनेंगे, या ग्लायल सेल्स, जो कि उनकी न्यूट्रिशन और स्पोर्ट में इन्वॉल्व होंगे। सो वही दो लेयर्स हैं, मेंटल एंड मार्जिनल जोन्स में हम देख लेते हैं। ये न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अराउंड पहले मेंटल जोन है और फिर मार्जिनल जोन है। अब जो मेंटल जोन में न्यूरो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, न्यूरोब्लास्ट ये क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे पास ये क्या करेंगे, बनाएंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स की दो टाइप्स हो जाएंगी, फिब्रिलर एस्ट्रोसाइट्स एंड कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक है। ये दोनों एस्ट्रोसाइट हमारे पास मेंटल लेयर में बनते हैं। और अनदर टाइप ऑफ स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स भी कहते हैं, और ये कहाँ पे बनते हैं, इन दी मार्जिनल लेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेंटल लेयर में बनेंगे एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, फिब्रिलर एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। न्यूरल एपिथेलियल सेल से हमारे पास क्या बन रहा है,
ये बाइपोलर न्यूरॉन, फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर जब ये न्यूरोप्लास्ट सारे बन गए उसके बाद हमारे पास बनेगा ग्लायोब्लास्ट, जो कि इनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ग्लायोब्लास्ट में एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्मिक एंड फिब्रिलर एस्ट्रोसाइट्स हैं। उसके अलावा एक और टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ओलिगोडेंड्रिन हैं। ये एक्चुअली मार्जिनल लेयर में बन रहे होते हैं। और जब इस न्यूरल ट्यूब के न्यूरल एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स बना दिए। आउटर मार्जिनल लेयर में हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बना दिए, जो कि यहाँ पे एक्सॉन के मैंने आपको बताया था एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ ग्रे मैटर होता है, सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे उनके एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन एक्सॉन्स को माइलिनेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये एक्सॉन्स या तो हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन में चले जाएंगे या नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स भी बन गए, एस्ट्रोसाइट्स भी बन गए। एक और टाइप ऑफ सेल्स होती है माइक्रोग्लियल सेल्स, वो इनसे नहीं बनते, उनको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ने ये सेल्स बनाए, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स। लेकिन जो सेल्स यहाँ पे फिर बच गए ना न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, वो क्या करेंगे, वो एक्चुअली ये जो सेंट्रल कैनाल है उसके एपिथेलियम बना देते हैं, और उस एपिथेलियम को हम एक खास नाम देते हैं, क्या, एपेंडाइमा का, ठीक है। तो जो सेल्स न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं पे बच गया, अब वो ज़ाहिर है सारे काम हो गए हैं, उनको कुछ और करना ही नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। और हमारे पास बना देते हैं एपिथेलियम ऑफ द सेंट्रल कैनाल, जिसे हम कहते हैं एपेंडाइमा। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स की। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या कैसे बनते हैं, ये एक्चुअली ना फेगोसिटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और होता यह है कि हमारे पास ये जो स्पाइनल कॉर्ड बन गई है ना, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। इसकी ब्लड सप्लाई भी आनी है। ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली ब्लड बना एंजियोजेनेसिस से, ब्लड यहाँ पे आया। अब जब वो आएगा इसको सप्लाई करने के लिए, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल कैनाल पड़ी हुई है, इसको लाइन किया हुआ है किसने, एपेंडाइमा ने। तो वो ब्लड सेल्स यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, और एपेंडाइमा की लेयर फिर वो जो है वो इसके साथ ही अंदर चली जाती है, ठीक है। ब्लड सेल्स आए और वो एपेंडाइमा के साथ अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो मिलके। अब जब वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो जो इसके एपिथेलियल सेल्स है ना एपेंडाइमा, वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो पहले तो एपिथेलियल थे, देन वो मेसेनकाइमल हो जाते हैं। एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होती है, ठीक है। अब जो मेसेनकाइमल सेल्स बने हैं ना, वो आगे जाके माइक्रोग्लियल सेल्स बनाते हैं। तो इस तरह से माइक्रोग्लियल सेल्स की डेवलपमेंट होती है। सो न्यूरोग्लियल सेल्स के बाद यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है न्यूरोक्रिस सेल्स का। न्यूरोक्रिस सेल्स क्या होता है, दिस आर एक्चुअली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो क्लियरली समझ आएगा कि मैंने आपको बताया था न्यूरल फोर्स जो एलिवेट होते हैं, इनके साथ हमारे पास न्यूरोक्रिस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लाइट ब्लू में डिनोट हुए में होता यह है कि जब फोर्स आपस में अप्रोच करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये पहले फ्यूज़ करते हैं, और फिर ये जो लाइट ब्लू सेल्स हैं ये वहाँ से इमर्ज आउट करते हैं और लेटरली स्प्रेड कर जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक। और ये न्यूरल ट्यूब दरमियान में रह जाती है, लाइट ब्लू कलर से आप देखते हैं। अब ये जो न्यूरोक्लियर सेल्स हैं ना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सेल बॉडीज पड़ी होती हैं, होती डॉर्सल डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सेल बॉडीज पड़ी हुई होती हैं, और इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं न्यूरोक्लियर से, जो यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सेंसरी गैंग्लिया बनता है, उसके अलावा ऑटोनोमिक न्यूरोब्लास्ट, श्वान सेल, पिगमेंट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट, मेनिंजेस एंड मेसेनकाइमा ऑफ रेंजियल आर्चेस, ये सब न्यूरोक्लियर सेल से बन रहा होता है। नाउ न्यूरोक्लियर सेल्स ये हमने देख लेना है क्या। इस डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करें क्या होगा, एक्चुअली ये हमारे पास एलर प्लेट है, ठीक है, ये बेसल प्लेट है, मैंने आपको बताया ये डॉर्सली प्रेजेंट है, ये वेंट्रली प्रेजेंट होती है। और यहाँ से ना बेसल प्लेट से हमारे पास मैंने आपको बताया वेंट्रल मोटर रूट या वेंट्रल मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं। और जो एलर प्लेट है यहाँ पे हमारे पास डॉर्सल सेंसरी रूट है, यहाँ पे हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो वेंट्रल रूट की जो सेल बॉडीज़ हैं वो तो बेसल प्लेट के अंदर ही पड़ी हुई हैं, लेकिन जो हमारे पास एलआर प्लेट है ना, यहाँ पे सेल बॉडीज़ नहीं होती। सेल बॉडीज़ एक्चुअली हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पड़ी होती हैं, और यहाँ जो सेल बॉडीज़ हैं ना, वो फिर उनसे दो प्रोसेसेस निकलते हैं। एक हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस होता है, ये भी एक्सॉन्स होते हैं, और कुछ होते हैं सेंट्रल प्रोसेसेस, ये भी एक्चुअली एक्सॉन्स ही होते हैं, जो कि फिर जाते हैं इनटू दी डॉर्सल हॉर्न। और यहाँ से हमारे पास जो मार्जिनल एरिया ना वाइट एरिया वाला, यहाँ से वाइट मैटर वाले एरिया से ये या तो ऊपर हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन में चले जाते हैं, या इनटू लोअर लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं, इनका रूट होता है, ठीक। यहाँ पे देख लें जैसे कि ये हमारे पास डॉर्सल हॉर्न है, यहाँ से हमारे पास सेंसरी रूट आ रहा है, और यहाँ पे उसकी सेल बॉडी पड़ी होती है, यहाँ से सेंसरी रूट आ रहा है, यहाँ से हमारे पास मोटर रूट आ रहा है। दोनों मिलके हमारे पास क्या करती हैं, एक ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व बना देती है। मतलब स्पाइनल नर्व में हमारे पास सेंसरी रूट भी होता है, मोटर रूट भी होता है, और ये ट्रंक इमीजिएटली यहाँ से आगे डिवाइड कर जाता है इंटू टू।
ठीक है। जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं डॉर्सल प्राइमरी रेमस, जो वेंट्रल साइड पे आ जाता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल प्राइमरी रेमस। अब ये जो डॉर्सल प्राइमरी रेमस है ना, ये डॉर्सल मसल्स को और ओवरलैंग स्किन को सप्लाई कर रहा होता है। जो वेंट्रल है ये आगे वेंट्रल बॉडी वॉल मसल्स को, ब्रेकियल एंड लंबोसेक्रल प्लेक्सस भी बना रहा होता है। ये वेंट्रल बॉडी वॉल मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है और ओवरलैंग स्किन को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है। उसी तरह इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ये इंटीरियर साइड है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियरली होती है ना, तो ये पोस्टीरियर साइड है और दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ये डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न है। डॉर्सल हॉर्न से हमारे पास ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन आ रहा है, यहाँ से सेंसरी रूट आ रहा है, यहाँ से हमारे पास वेंट्रल मोटर रूट आ रहा है। दोनों मिलके यहाँ पे ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व बना रहे हैं। ठीक है। ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व अगेन फोरन से डिवाइड कर जाता है इनटू डॉर्सल प्राइमरी रेमस, जो कि डॉर्सली मूव कर जाता है, बैक के मसल्स को सप्लाई करता है और अदर स्ट्रक्चर्स को, स्किन वगैरह को। और जो वेंट्रली मूव करेगा उसे हम कहेंगे वेंट्रल प्राइमरी रेमस। ठीक है। ये वेंट्रल, ये आके वेंट्रल मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को, उसके अलावा स्किन ओवर, उसके अलावा ये हमारे पास जो ब्रेकियल एंड लंबोसेक्युलर प्लेक्सस है ना, वो बना रहा होता है। तो ये याद रखना है कि जो ventral primary ramus है that is actually involved in the formation of brachial and lumbosacral plexus. ठीक है। ventral primary ramus is actually forming the brachial and lumbosacral plexus. नेक्स्ट हमने पढ़नी है माइलिनेशन। तो माइलिनेशन में हमने एक सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि एक्सॉन्स की माइलिनेशन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो कौन करवाएगा, ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स। लेकिन अगर वही एक्सॉन्स हमारे पास चले जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो उनकी माइलिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, श्वान सेल्स। ठीक है। श्वान सेल्स कहाँ से बनते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स से। ये बात भी याद रखनी है आपने। ठीक। इस डायग्राम में हम देख लेते हैं, हमें सब समझ आ जाएगा सब। ठीक है ना। ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है। उससे हमारे पास ये सेल बॉडी प्रेजेंट है और यहाँ से एक्सॉन निकल रहा है। अब जब तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ा है तो ये हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ तो सिंपल है, ये बिल्कुल नेक्ट है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइलिनेशन हुई हुई है और जो ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स है ना वो प्रेजेंट है जो इसको माइलिनेट करें। और ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक सेल ना बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं या एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकता है, कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेंड्रिटिक प्रोसेसेस होते हैं। हर डेंड्रिटिक प्रोसेस अलग से माइलिनेशन कर सकता है। लेकिन वही एक्सॉन अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया ना, तो इसको फिर किसने माइलिनेट करवाया, श्वान सेल ने। अब श्वान सेल जब एक्सॉन के अराउंड रैप करता है पहले, तो वो बनाता है माइलिन शीथ। और जब वो रिपीटेडली ऐसे सर्कुलर वे में वाइंड अराउंड करती है, उसके बाद हमारे पास बनेगी न्यूरोलेमा शीथ। सो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा शीथ। इनको मैं यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, लेट्स सपोज ये एक एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है। और ये हमारे पास इस कलर से ड्रॉ करते हैं, श्वान सेल प्रेजेंट है जिसने इसको कुछ इस तरह से रैप किया है। ठीक है। अब इस तरह से कवर किया हुआ है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब श्वान सेल ने एक्सॉन को कवर कर लिया तो इसको हम क्या कहेंगे कि माइलिन शीथ हो गई है। ठीक है। लेकिन होता यह है कि ये जो हमारे पास श्वान सेल है ना, इसका न्यूक्लियस तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन जो इसके ये मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ना, ये इस तरह से वाइंड अराउंड करता है। होता क्या है, ये दरमियान में हमारे पास पड़ा हुआ है एक्सॉन, और जो हमारे पास ये श्वान सेल है ये कुछ इस तरह से, जो इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ना, ये इस तरह से गोल गोल घूमता है। ठीक। तो जब ये इस तरह से रैप अराउंड हो जाता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि न्यूरोलेमा शीथ है। लास्ट इज पोजिशनल चेंजेस ऑफ कॉर्ड। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि थर्ड मंथ ऑफ डेवलपमेंट में जो हमारे पास वर्टिब्री और स्पाइनल कॉर्ड है ना, इनकी डेवलपमेंट रेट सेम होता है। मतलब जैसे जैसे वर्टिब्री ग्रो कर रहा है साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड ग्रो कर रहा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी नर्व निकल रही है ना, वो अपने रिस्पेक्टिव वर्टिब्री से पास करके बाय निकल रही होती है। यही रूल है। ठीक है। मतलब S1 ने निकलना है तो S1 वर्टिब्री के में से ही निकलेगी, L1 ने निकलना है तो L1 में से ही निकलेगी जाके। लेकिन ऐसे से क्या होता है कि विद फर्दर डेवलपमेंट हमारे पास जो वर्टिब्री है ना, ये जल्दी से ग्रो करने लग जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ स्लो होती है, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं करता। तो वर्टिब्री फटाफट नीचे पहुंच जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर ही ले गया तो क्या होगा, यहाँ से जो भी स्पाइनल नर्व आ रही है ना वो आएगी, बेशक नीचे आए। अब वर्टिब्री तो नीचे चले गए क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही थी, और इस स्पाइनल नर्व को नीचे आना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव वर्टिब्री में से पास करने के लिए। ठीक। लेकिन जब वर्टिब्री ग्रो कर रहे होते हैं, इनके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ड्यूरा मैटर की कवरिंग होती है ना, वो उसका रेट भी वर्टिब्री की ग्रोथ रेट के साथ मिलता जुलता ही होता है, और वर्टिब्री के साथ ही ड्यूरा मैटर भी नीचे आती है। ठीक। अगर ये न्यू बॉर्न के लेवल पे देखें ना, तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लोअर बॉर्डर ऑफ L3 के लेवल पे ख़त्म हो जाती है। ठीक। और नीचे हमारे पास आ जाता है फाइलम टर्मिनली, और S1 के लेवल पे पहुंच के ना ड्यूरा मैटर कहता है बस वर्टिब्री बेशक आगे चलती जाए, इससे ज़्यादा मैं वर्टिब्री का साथ नहीं दे सकता, मैं इसके साथ नहीं जा सकता। तो ड्यूरा मैटर भी S1 के लेवल पे आके रुक जाता है, और S1 के बाद S2, S3, L1 के लेवल पे ड्यूरा मैटर नहीं होती, सिर्फ पाया मैटर होती है जो नीचे तक आती है कोकेक्स के लेवल तक।
सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर होती है कोकिक्स के लेवल तक, जिसको हम क्या कहते हैं फिर फाइलम टर्मिनली। और वो स्पाइनल नर्व्स जो कि ड्यूरा मैटर तो ऊपर ख़त्म हो गई, अब जो भी स्पाइनल नर्व्स थी वो डायरेक्ट नीचे आएंगी और यहाँ से आउटवर्ड मूव करेंगी, ठीक है। ड्यूरामीटर की कवरिंग उनको नहीं मिली बेचारे बिन बाप के, ठीक है। तो बेचारे ऊपर से आएंगे, कवरिंग तो ड्यूरामीटर की है नहीं, अकेले हैं, आएंगे, दरमियान में पायामीटर है और क्रेनियल नर्व्स ऐसे स्पाइनल नर्व आउटसाइड मूव करती जाएंगी रिस्पेक्टिव, जहाँ पे जाकर उन्होंने सप्लाई करना है ना, ऐसे आउटवर्ड मूव करती जाएंगी। तो ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अडल्ट में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का लेवल क्या होता है, L1 के लेवल तक प्रेजेंट होती है। जो किड्स हैं उनमें हमारे पास L3 के लोअर बॉर्डर तक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखने वाले हैं। उसके अलावा जो फाइलम टर्मिनली है क्या है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ पायामेटर कोकिक्स के लेवल तक एक्सटेंड कर रही होती है, जिसे हम फाइलम टर्मिनली कहते हैं, या अदर वर्ड्स में हम उसे कॉक्सिजियल लिगामेंट भी कह सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। यहाँ तक डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई अल्लाह अल्लाह करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन करेंगे और थैंक यू सो मच।